सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या क्या था। राजनीतिक कारण को देखा, धार्मिक कारण को देखा, सामाजिक कारण को देखा, सैनिक कारण को देखा, यानी सभी कारणों को देखा। उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। और आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप से कौन कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप। 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप का कहने का मतलब ये हो गया कि 1857 ईस्वी को किन किन बातों से या किन किन नामों से पुकारा जाता है। जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा गया, 1857 की क्रांति को क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया, 1857 की ईस्वी की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। तो ये तीनों जो सेंटेंस है इसको कहने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे। सैनिक विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कह दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कह दिया, तो इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी इसको सैनिक विद्रोह भी कहा गया। तो सैनिक विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो उनका नाम क्या है, सर जॉन सीले। क्या नाम है, सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस और टी.आर. होम्स। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 ईस्वी की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ दिमाग लगाना है। सैनिक विद्रोह यानी सा से शुरू है, तो इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम भी सा से शुरू है, लेकिन एक का नाम क्या है, टी है। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सैनिक विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो SST। तो एस का मतलब हो गया सर जॉन सीले, फिर एस का मतलब हो गया सर जॉन लॉरेंस और टी का मतलब हो गया T.R. होम्स। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय विद्रोह। अगर कोई कह दिया कि सैनिक विद्रोह ही केवल नहीं कहा जाता है, अबे इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है। तो अबे का मतलब क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर आ से हो गया अशोक मेहता और बे से हो गया बेंजामिन डिज़रायली। यानी क्या हो गया कि राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन हैं, तो अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली। यानी क्या है कि केवल सैनिक विद्रोह भी नहीं है, अबे ये राष्ट्रीय विद्रोह भी है। तो अबे का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले आ से हो गया अशोक मेहता, बे से हो गया बेंजामिन डिज़रायली। अब इसके बाद आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की जो क्रांति थी, सिपाही जो विद्रोह था, ये इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एक व्यक्ति का नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। इनको क्या कहा जाता है, इनको वी.डी. सावरकर भी बोला जाता है। अब इसके बाद 1857 ईस्वी से संबंधित कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसके लेखक का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पुस्तक का नाम है कि द ग्रेट रिबेलियन। तो द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक का नाम क्या है, द ग्रेट रिबेलियन का ये जो लेखक हैं इनका नाम है अशोक मेहता। क्या नाम है, अशोक मेहता। फिर आता है दूसरा बुक है द फर्स्ट वार। अब यही देखिए सेंटेंस में पता चल रहा है, द फर्स्ट वार यानी प्रथम युद्ध। तो यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ पर क्या है कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वी.डी. सावरकर। तो यानी क्या हो गया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कौन है, तो वी.डी. सावरकर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी.डी. सावरकर, ठीक है, यानी विनायक दामोदर सावरकर। ये हो गया दो पुस्तक। अब इसके बाद आता है 1857 ईस्वी से संबंधित कुछ कथन है ना। तो क्या क्या कहा गया है, 1857 ईस्वी की जो क्रांति, इसको क्या कहा गया है कि ये जो क्रांति है ना, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच क्या है, ये संघर्ष है। इसको कहने वाले कौन थे, तो क्या बोल रहा है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। तो इसको कहने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है T.R. होम्स। क्या नाम है, T.R. होम्स। अब देखा जाए इसको याद किस प्रकार करेंगे कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, इसको कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो T.R. होम्स। इसको इस प्रकार याद रखना है कि सभ्यता और बर्बरता, बर्बरता का अर्थ तो दूसरा होता है, लेकिन हमको याद करना है किस प्रकार से कि सभ्यता और बराबरी, ये जो बात है ये कहाँ सिखाई जाती है, ये घरों में सिखाई जाती है। यानी सभ्यता, संस्कृति और बराबरी की जो भावना की जो बात होती है ये कहाँ सिखाई जाती है, घरों में। तो घर का अंग्रेजी क्या होता है, होम्स।
तो सभ्यता और बर्बरता के बीच जो संघर्ष है, इसको कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो टी.आर. होम्स। याद हो गया। अब इसके बाद है धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध। ये जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, ये धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध है। इसको कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति का नाम जो है, इसका नाम है L.E.R. रीच। क्या नाम है? L.E.R. रीच। अब इसके बाद आता है हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। 1857 की जो क्रांति है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र है। तो इसको याद किस प्रकार करना है? ये षड्यंत्र नहीं है, ये टेलर है। समझे? यानी हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, तो कहने वाले व्यक्ति कौन है? W. टेलर। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख लेना है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र नहीं, ये टेलर है। तो कहने वाले कौन थे? W. टेलर। अब आता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जब चल रही थी, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वहाँ की महारानी कौन थी, अंग्रेज़ों के तरफ से जो कहता है सेनापति था वो कौन था, भारत में शासक कौन थे, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था, योजनाकार का नाम क्या था, इन सभी बातों को हमें याद रखना है। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति चल रही थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है? तो महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया। ये हो गया महारानी विक्टोरिया। अब इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामरस्टन। क्या नाम था? पामरस्टन। अब उसके बाद आता है कि ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश सेनापति का नाम क्या था? कैंपबेल। कैंपबेल। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटिश के तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? तो कैंपबेल। भारत में जो मुग़ल शासक था, मुग़ल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र। अब नेता भी यही थे, बहादुर शाह जफ़र। भारत में गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? तो गवर्नर जनरल जो था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। अब आता है प्रतीक चिन्ह। 1857 ईस्वी की क्रांति का आखिर प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल। रोटी को हम लोग यहाँ चपाती भी बोल सकते हैं, या इसको इस प्रकार लिख देते हैं कि कमल और रोटी। कमल और रोटी। रोटी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर चपाती। ठीक है। अब निश्चित तिथि। निश्चित तिथि क्या था? इसका निश्चित तिथि जो था ना, 31 मई 1857 ईस्वी इसका निश्चित तिथि था। फिर योजनाकार कौन थे? तो योजनाकार का नाम था अजीमुल्ला। अजीमुल्ला। और क्या था? एक और नाम था राणोजी बापूजी। राणोजी बापूजी। अब ये अजीमुल्ला कौन व्यक्ति थे? तो नाना साहब के ये सलाहकार थे। और राणोजी बापूजी कौन थे? ये सतारा के जो महाराज थे ना, उनके सलाहकार थे। यानी दोनों व्यक्ति क्या थे? सलाहकार थे। अब इसके बाद देखना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है, आखिर इसका प्रस्फुटन कहाँ से होता है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है। अब उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, जो प्रथम जो घटना घटती है, ये कहाँ से घटती है? तो ये घटती है, जैसे ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत, यहाँ पर था पश्चिम बंगाल। क्या नाम है इसका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है, ये बैरकपुर जो छावनी था, बैरकपुर छावनी, इसी छावनी में क्या था कि 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही, याद रखना है इसका नाम, कितना नंबर का था वो? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था, इसका नाम होता है मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 28 मार्च 1857 ईस्वी को क्या करता है कि जो नया राइफल जो आया था, एनफील्ड राइफल, उसमें चर्बी वाले कारतूस था। तो 28 मार्च 1857 ईस्वी को क्या करता है, ये बैरकपुर छावनी में उस चर्बी वाले कारतूस को ये बहिष्कार कर देता है।
तो मंगल पांडे को अंग्रेज़ों द्वारा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को पकड़ लिया जाता है और इसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। यही याद रखना है कि जो प्रथम घटना कहाँ से घटती है 1857 ईस्वी की, कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये बैरकपुर छावनी से। कौन इसको विरोध करता है, कौन बहिष्कार करता है इनफील्ड राइफल को, जो चर्बी वाले कारतूस था? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सिपाही था? तो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये घटना पता चलता है तो मेरठ में जो 20वीं जो रेजिमेंट की जो सिपाही है, उन लोग ने भी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह कर देता है। अब इसके बाद फिर क्या है कि 11 मई 1857 ईस्वी को सभी सैनिक कहाँ चला जाता है? लाल किला में जो निवासित बहादुर शाह जफ़र रहता है, यानी मुग़ल जो शासक है बहादुर शाह जफ़र, उसके पास जाता है। और उसके पास जा कर के सैनिक लोग क्या करता है, उसको नेता बनने के लिए निवेदन करता है और उसको सहयोग करने के लिए निवेदन करता है। तो 1857 ईस्वी का नेता बनकर के कौन तैयार होता है? तो बहादुर शाह जफ़र। याद रखना है कि प्रथम घटना कहाँ से शुरू होती है? तो बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से, ठीक है। ये कब शुरू होता है? तो 28 मार्च 1857 ईस्वी को, ठीक है। किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। मंगल पांडे के द्वारा। इस कारण से इसको विरोध किया जाता है। तो चर्बी वाले जो कारतूस था ना, चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, ठीक है, या बहिष्कार में। अब क्या होता है कि 28 मार्च 1857 ईस्वी को ये बहिष्कार करता है बैरकपुर छावनी से, और इसके बाद फिर के अंग्रेज़ों के द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है। तो इसको फांसी की सज़ा कब होती है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे की सज़ा मिल जाती है। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा होती है। फांसी की सज़ा होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा कब दी जाती है? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अब ये घटना जो है ना, ये सूचना जो है ये मेरठ में चला जाता है। तो मेरठ में भी जो है जो 20वीं रेजिमेंट के जो सिपाही है, उन लोगों में ने क्या करता है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में भी विद्रोह कर देता है। तो यहाँ पर अब देखना है कि मेरठ में, ठीक है, मेरठ में कौन लोग करता है? तो 20वीं रेजिमेंट, ठीक है ना, 20वीं रेजिमेंट के सिपाही विद्रोह कर देता है, ठीक है। कितने तारीख को? तो 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर देता है। अब इसके बाद 11 मई को क्या होता है कि सभी सिपाही कहाँ चले जाते हैं? तो दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली में लाल किला जो है वहाँ कौन निवास कर रहे थे? बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल शासक है, ठीक है ना। तो 11 मई को दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र से मिलकर नेता बनने का, ठीक है, नेता बनने का और सहयोग करने का निवेदन करता है। यही था 1857 ईस्वी का जो ये घटना शुरुआत होती है, इसके बारे में हम लोग जाना। तो इसको एक नज़र फिर से देखते हैं कि प्रथम घटना जो है कहाँ से शुरू होती है? तो बैरकपुर छावनी से। किसके द्वारा? तो 34वीं रेजिमेंट का जो सिपाही था मंगल पांडे। किस कारण से? तो चर्बी वाले कारतूस के बहिष्कार के कारण से क्या होता है
कि उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ करके उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। फिर ये घटना जो है ना, ये मेरठ में जब इस सूचना जाती है तो मेरठ में 20वीं रेजिमेंट के जो सिपाही है वो 10 मई 1857 ईस्वी को ये विद्रोह करता है और 11 मई 1857 को सभी सिपाही कहाँ जाते हैं तो दिल्ली में लाल किला में जो कहता है कि बहादुर शाह जफर जो निवास कर रहे थे उनसे मिलता है जाकर के और सहयोग करने के लिए बोला जाता है सिपाहियों के द्वारा और इस 1857 ईस्वी के विद्रोह का उसे नेता बना दिया जाता है। अब इसके बाद भारत में किन किन क्षेत्रों में कौन से व्यक्ति जो है ये 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उन नेतृत्वकर्ता को दबाने वाले यानी सिपाही विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे यानी दमनकर्ता कौन थे, अब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो है ना हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखना है कि दिल्ली, तो दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे सिपाही विद्रोह का, तो दिल्ली अभी हमने देखा कि सभी सिपाही कहाँ चले गए थे, मदद मांगने के लिए दिल्ली गए थे बहादुर शाह जफर के पास। तो यही दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन बने, नेता कौन बने थे वहाँ का, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथ साथ और एक व्यक्ति कौन था जिसका नाम था बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां। ये दोनों क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह का, नेतृत्व करता थे। तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और इसको दबाने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम क्या था, तो यानी दमनकर्ता के रूप में कौन कौन था, तो दमनकर्ता जो हो गए इसका नाम था, एक का नाम था निकलसन। क्या नाम था, निकलसन। और दूसरा था हडसन, हडसन। निकलसन जो है तो इस युद्ध में यानी संघर्ष के दौरान क्या होता है कि ये मारा जाता है। निकलसन तो मारा गया, अब बच गया कौन, हडसन। तो इसके मरने के बाद हडसन क्या करता है कि बहादुर शाह जफर को और इसकी पत्नी थी जिन्नत महल, तो ये दोनों को क्या करता है कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, और वहाँ से क्या करता है कि हुमायूं का मकबरा से ये दोनों पति पत्नी को यानी शासक बहादुर शाह जफर को, इसकी पत्नी जिन्नत महल को, ये हडसन क्या करता है, इसको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है, इसको यहाँ मकबरा से गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है, तो रंगून भेज देता है, रंगून भेज देता है। अब 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन भारत में इसे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी इसे नसीब में नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन ऐसे भारतीय मुग़ल शासक थे जिसकी मृत्यु कहीं दूसरे जगह होती लेकिन दफनाने के लिए इसको भारत में 2 गज ज़मीन का नसीब नहीं होता है, उस व्यक्ति का नाम, उस शासक का नाम क्या था, तो बहादुर शाह जफर। अब इसके बाद हम अगले स्थान को देखते हैं। अगले स्थान में जैसे मान लिया जाए एक कानपुर से, अब कानपुर से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कानपुर से कौन कर रहे थे, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। कौन थे, नाना साहब। एक और व्यक्ति थे तात्या टोपे। क्या नाम था, तात्या टोपे। ये कौन थे दोनों, तो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता। कानपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। अब यहाँ पर दमनकर्ता के नाम क्या था, दमनकर्ता यानी कौन से अंग्रेज अधिकारी जो था इस क्रांति को दबाने का काम कर रहा था, उसका नाम था कैंपबेल। क्या नाम था, कैंपबेल। अब ये क्या करता है कि जब दोनों के बीच जब युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो कैंपबेल के द्वारा नाना साहब को यहाँ पराजित कर दिया जाता है। नाना साहब पराजित होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तो पराजित होने के बाद जो है ना, नाना साहब पराजित होने के बाद ये नेपाल चले जाते हैं। ठीक है,
नेपाल चले जाते हैं और वहीं क्या होता है 1860 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये था कानपुर की तरफ से। अब इसके बाद आता है लखनऊ। तो लखनऊ को देखते हैं, लखनऊ से कौन कौन लोग थे। लखनऊ, यहाँ जो विद्रोह चल रहा था, यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन लोग थे, तो बेगम हजरत महल। ये कौन थी, तो ये थी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और इसके बेगम हजरत महल का एक पुत्र होता है, बहुत अल्प आयु में क्या करता है, उसे नवाब घोषित कर देता है। और अल्प आयु जो पुत्र है इसका नाम क्या है, विरजिस कद्र। क्या नाम है, विरजिस कद्र। अब विरजिस कद्र को क्या करता है, अल्प आयु में नवाब बना दिया जाता है। मैंने बहुत कम उम्र में अल्प आयु में नवाब बना दिया जाता है, नवाब बनाया जाता है। और यहाँ से दमनकर्ता कौन होते हैं, इस सिपाही विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन है, तो दमनकर्ता का नाम है, दमनकर्ता में कौन है, तो कैंपबेल है। ठीक है, दमनकर्ता में कैंपबेल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि संघर्ष के दौरान मार्च 1858 ईस्वी को, कब का समय है, तो मार्च 1858 ईस्वी को क्या होता है कि कैंपबेल के द्वारा बेगम हजरत महल जो है ना, ये पराजित हो जाता है। और ये भी कहाँ चली जाती है, ये भी चली जाती है जहाँ ये कौन गए थे, नाना साहब गए थे, यानी ये भी नेपाल चली जाती है। अब बेगम हजरत महल से संबंधित क्या है, एक और क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक जो है ना, एक पूछेगा कि महल परी किसे कहा गया है, महल परी, और एक है महक परी। ठीक है, महक परी। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है कि महल परी के नाम से किसे जाना जाता है और महक परी के नाम से किसे जानता है। तो देखा जाए कि महक परी है और महल परी है, तो महल तो सीधा याद रखना है कि महल परी जो कहा जाता है वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा गया। महक परी कहा गया है बेगम हजरत महल को, बेगम हजरत महल को। अब याद कैसे रखना है, तो सीधा सोचना है क्या, महल में कौन रहती है, रानी, और महक किससे आ रही है, तो बेगम से, है ना। बेगम जो है ना, उससे कुछ महक आ रही है, खुशबू आ रही है। तो ये क्या हो गया कि महल परी किसे कहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को, यानी महल में कौन रहती है, रानी। महक कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, तो बेगम से आ रही है। तो बेगम हजरत महल को महक परी कहेंगे और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहेंगे। अब इसके बाद जो शेष बच गया, जो शेष स्थान से कौन कौन लोग इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, कि कौन दमन करता थे, कौन इस विद्रोह को दबा रहे थे, शेष चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में।